सुन्नी वो लोग थे जो चाहते थे इलेक्शन हो। सॉरी, दोनों साइड सुन्नी लिख दिए हम क्या? सॉरी, देखो, सुन्नी और शिया में बट गया था। सुन्नी चाहते थे इलेक्शन हो, शिया चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, जो प्योर ब्लड है उनके, वही लोग बने। ठीक, डिवीजन हुआ डिफरेंट टाइम्स पे। सुन्नी स्कूल जाके 4 सेक्ट में बचा। हनफी स्कूल, मलकी स्कूल, सफई स्कूल और हनबली स्कूल 4 सेक्ट में उधर बैठा। सिया स्कूल 3 सेक्ट में बैठा। ठीक है, पहला था इतना अशारिया, ठीक है, इसी को इमामिया स्कूल बोलते थे। दूसरा बटा इस्लामिया और तीसरा बटा जैदिया। ठीक, पहला जो था इतना अशारिया वो आगे चल के और 2 बांट में बैठा, अकबरी और उसले। ठीक है, उसली स्कूल। ये डिवीजन है, फ्लो चार्ट है, इतना बात समझो। अब उसके बाद शुरू करते हैं एक एक स्कूल के साथ। हनफी स्कूल से, ठीक है, हनफी स्कूल के फाउंडर जो थे उनका नाम है अब्बू हनफी। ठीक है, ये खूफा सिटी में रहते थे। सिटी का नाम, जिस सिटी में रहते थे उसका नाम खूफा था, इसलिए कभी कभी इसी हनफी स्कूल को खूफा स्कूल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये जब डिवीजन हुआ था तो वो 8th सेंचुरी एडी के अराउंड का टाइम था। इस स्कूल को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो अबिदास अबिसिद खलीफा लोग थे। इतना बात समझ में आ रहा? यानी इसको कौन कौन मेन फॉलोअर्स अगर हम काउंट करें तो एक तो जो फॉलो बनाए अब्बू हनीफा वो थे, और एक और अगर कोई स्कॉलर का नाम बताए जो इसको फेवर किया था, जो बहुत फेमस थे, वो अब्बू यूसुफ थे। ठीक है, और कोई है तो वो है इमाम मोहम्मद। ये 3 स्कॉलर का नाम आता है। जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया गया इस स्कूल में, क्या बातें होंगी क्या नहीं होंगी, स्कूल मतलब किन बातों को फॉलो करना है, किन बातों को नहीं फॉलो करना, वो अब्बू हनीफा के द्वारा लिखा गया, बताया गया। बाकी अब्बू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो थे वो लोग भी कुछ बातें उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट की। अब्बू यूसुफ काजी रहे थे बगदाद में, और इमाम मोहम्मद जो थे वो बहुत बड़े जूरिस्ट थे। इनका सोर्स का कैसे पता चलता है, इस स्कूल का सोर्स के बारे में कैसे पता चलता है? कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में मिलता है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक है। एक है हिदाया, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है हिदाया। कुछ और इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है दुर उल मुख्तार, रद उल मुख्तार, अल मुख्तसार, और एक बहुत बाद का बुक है फतवाह ई अल आलमगीरी। ये औरंगजेब के द्वारा लिखवाया गया था। तो इतने बुक्स का नाम याद रखना है आपको, 5 बुक मोटा मोटी, जिसमें से सबसे ऊपर मोटी इंपॉर्टेंट है वो हिदाया है। इस स्कूल में क्या होता था, किन बातों को बोला जाता था? तो सबसे पहले ये लोग जो थे वो वैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे जो कि ओरिजिनलिटी था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के एकदम कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। और इनके हिसाब से वो ट्रेडिशन सिर्फ 18 ही थे। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 18 ट्रेडिशंस को ही इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, बाकी वो को नहीं किया। वो 18 ट्रेडिशन कौन थे वो जानने की जरूरत नहीं है, बस 18 ट्रेडिशन को ही फॉलो किया। क्यास और इज्मा, कल 2 सोर्स बताए थे। क्यास और इज्मा को इन्होंने
एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना। ठीक है, यहां तक कि कयास के थ्रू बहुत सारे प्रिंसिपल ऑब्टेन किए गए इस स्कूल में। हम बताए थे इज्मा 3 तरह का होता है, उसमें से इज्मा ऑफ ज्यूरिस्ट को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इतिहसन। इतिहसन जो होता है उसका मतलब होता है जस्टिस और इक्विटी। इसके प्रिंसिपल को ये लोग फॉलो किए। ठीक है, पांचों कैरेक्टरिस्टिक, इनका जितने कैरेक्टरिस्टिक थे 4, वो समझ में आया। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ये लोग 18 ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते थे। दूसरा, क्यास और इज्मा को इन्होंने एज ए सोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किया। उसमें से कयास के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने निकाला। इन्होंने इज्मा ऑफ ज्यूरिस्ट को रिकॉग्नाइज किया। ठीक, और लास्ट में जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल को भी माना। ये लोग अभी मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन मुस्लिम जो है वो यही लोग हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, सीरिया, टर्की, लेबनान, चाइना और थोड़ा सा सोवियत यूनियन में भी जो मुस्लिम है वो इसी स्कूल को मानते हैं। तुम्हारा हनफी स्कूल में यही बात था। मलकी स्कूल के फाउंडर कौन थे? तो मलिक इबान अंस। कहाँ ये रहते थे? मदीना, सऊदी अरेबिया। मलकी स्कूल के फाउंडर जो थे उनका नाम था मलिक इबान अंस। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के मदीना में रहते थे, और इस स्क्वायर का डेवलपमेंट जो हुआ था वो 8th सेंचुरी के अराउंड में हुआ था। ये लोग क्या मानते थे? पहला चीज जो ये लोग मानते थे, वो लोग पूरा जोड़ दिए हुए थे सुन्ना को पे। ठीक है, सुन्ना क्या था? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो ट्रेडिशंस थे उनको ये लोग पूरा जोर शोर से फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, उनके कंपेनियंस जो थे, ऊपर के 4 कंपेनियंस, हिरार्की बताया था ना, ऊपर के 4 कंपेनियंस के ट्रेडिशंस को भी ये लोग पूरी तरह से फॉलो करते थे। ठीक है, दूसरा चीज है, ये ट्रेडिशंस किसके करते थे फॉलो? कयास जो था उसको भी ये लोग सोर्स ऑफ लॉ माने। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, एक पॉइंट छूट गया, पहले उसको बता दूं। कंपेनियंस के ट्रेडिशंस को भी वो फॉलो किए। ठीक है, इनका दूसरा जो था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो था कि इज्मा को इन लोग सोर्स ऑफ लॉ माने। इज्मा को भी एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ माने, लेकिन सारे लोगों का इज्मा को ये लोग नहीं माने। वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के इज्मा को माने हैं जो कि मदीना में रहते थे और बहुत हाई स्कॉलर जूरिस्ट थे। उनके ही इज्मा को ये लोग वैल्यू दिए। इज्मा बताए ना 3 तरह का होता है, इज्मा ऑफ कंपेनियन, पीपुल और ये जूरिस्ट। तो किस जूरिस्ट का? वही जूरिस्ट का जो मदीना में रहते थे। ठीक है, सामने कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का ट्रेडिशन था उसमें देखते थे कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर उनमें कोई नहीं मिलता था तो ये लोग कंपेनियंस के ट्रेडिशंस को देखते थे। जब दोनों में नहीं मिलता था तब जाके ये लोग कयास और इज्मा का सहारा लेते थे। शुरू में ही कयास और इज्मा का सहारा नहीं ले लेंगे, जब ऊपर वाले चीज में नहीं मिलेगा तब जाते थे कयास और इज्मा का सहारा लेने। ठीक है,
तीसरा जो इम्पोर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इस्तीदलाल, ठीक है, ISTIDLAL, इस्तीदलाल को इन्होंने फॉलो किया। इस्तीदलाल का मतलब होता है कि हम लोग पब्लिक वेलफेयर को सबसे ऊपर माने किसी और चीज, ठीक है। पैरामाउंट इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर। उसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट जो है वो है कस्टम को इन्होंने एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना, ठीक है। एक जो इनमें थोड़ा फ्लिप साइड था वो था कि मैरिड विमेन और उसके प्रॉपर्टी को इन्होंने पूरी तरह से राइट दे रहा था कि मैरिड मैरिड विमेन जो है या उनका जो प्रॉपर्टी है उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड के हाथ में होगा, ठीक। हस्बैंड जैसे चाहेगा वैसे ट्रीट करे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, एक है किताब अल मुत्तवल, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। और ये अभी कहाँ पर प्रिवेल करते हैं, किस जगह पे रहते हैं? स्पेन, मोरक्को, नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका, बस इतना ही जगह पे ये लोग मिलेंगे। स्पेन, मोरक्को, नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका, इतना बात समझ में आया? इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो तीसरा जो स्कूल है वो है सफाई स्कूल, ठीक है। सफाई स्कूल के फाउंडर जो है वो है मोहम्मद इबान इदरिस अस सफाई। ये ध्यान देना, जो आदमी लोग हैं उन्हीं के नाम पे स्कूल का भी रखा जा रहा है हरदम। तो यहाँ मोहम्मद इबान इदरिस अस सफाई जो है इनके नाम पे ही सफाई स्कूल रखा गया है, ठीक है। ये पिपिल थे, डिसाइपल थे, चेला थे किनके? मलिक इबान अंस। मलिक इबान अंस कौन था? जो ये मलकई स्कूल का फाउंडर था, इन्हीं के ये चेला रहे, पिपिल रहे थे, ठीक है। ये किस चीज को मानते थे? इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था इस स्कूल का? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था इस स्कूल का, ये सबसे ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ट्रेडिशंस को मानते थे और मलकई स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में उनके ट्रेडिशंस को मानते थे, ठीक। उसके बाद ये जो ट्रेडिशंस थे उसको ऐसे ही नहीं मानते थे, उसको लीगल रीजनिंग तलाशते थे उसमें। क्या लीगल रीजनिंग है या लीगल लॉजिक क्या है, उस ट्रेडिशन के पीछे क्यों, क्या लॉजिक रहा होगा या क्या लीगल रीजनिंग रहा होगा, उसको उसको ये लोग तलाशते थे। उसके बाद उसको एक सिस्टमेटिक लॉ की तरह अपनाते थे। समझ में आया? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन को तो मान रहे हैं लेकिन ऐसे ही नहीं मान रहे हैं, उसको एग्जामिन करके मानते थे। किस तरह से एग्जामिन करते थे? लीगल रीजनिंग तलाशते थे उसके पहले, उसके पीछे या क्या लॉजिक रहा होगा उस ट्रेडिशन के पीछे, उसको ये लोग तलाशते थे। जब इनको समझ में आता था, क्या आ जाता था, क्या लीगल रीजनिंग रहा होगा या लॉजिक रहा होगा, तो उसके बाद ये लोग उसको एज ए रूल ऑफ लॉ अपना, ठीक। दूसरा चीज जो इनका कैरेक्टरिस्टिक था वो इनका ये मानना था कि ह्यूमन लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका जवाब कुरान या सुन्ना में ना मिल जाए। अगर वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो उसका एनालॉजिकल डिडक्शन करेंगे, कयास लगाएंगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल समझ में आया? ह्यूमन लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम ह्यूमन लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसका जवाब कुरान या सुन्ना में ना लिखा हुआ, ठीक। या तो वो डायरेक्ट लिखा है कुरान या सुन्ना में, या फिर उसका मतलब तलाशने पे, उसका मतलब इंटरप्रेट करने पे, कयास लगाने पे, लॉजिकल डिडक्शन करने पे, एनालॉजिकल डिडक्शन करने पे उसका जवाब आपको मिल ही जाएगा।
तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपको कुरान और सुन्ना में ना लिखा है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक। तीसरा इनका मानना था कि यूज ऑफ कयास, कयास को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखा था अपना सोर्स ऑफ लॉ में। अभी बताया ना कि उसमें अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है आंसर तो आप एनालॉजिकल डिडक्शन करें, यानी कयास लगाएं। कयास जो लगा रहे थे लोग, तो उसको सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा था। जाहिर सी बात है उसके बाद ही देंगे, कुरान और सुन्ना के बाद ही देंगे कयास को जगह। ठीक। ये लोग जो थे वो इत्ती दलाल, अभी बताएं, इत्ती दलाल, अभी वर्ड एक्सप्लेन किया था ना, इत्ती दलाल, इत्ती दलाल को ये लोग मानते थे। ठीक। इत्ती दलाल को ये लोग मानते थे, कस्टम को भी रिकॉग्नाइज करते थे एज ए सोर्स ऑफ लॉ। लेकिन इत्ती हसन क्या था? जस्टिस और इक्विटी, इसको ये लोग एकदम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इत्ती हसन कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ अपनाए, लेकिन इत्ती हसन यानी इक्विटी और जस्टिस को एकदम नकार दिया कि ऐसा कुछ चीजें नहीं है। और लास्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि वो विमेन को इन लोग मैरिज के लिए कभी भी फ्री एजेंट नहीं माना। कहने का मतलब कि विमेन का कंसेंट कहीं मायने ही नहीं रखता था इनके स्कूल में शादी के लिए। वो या तो वो माइनर हो, मेजर हो, इवन मेजर हो भी गई तो अपने फ्री विल से वो लोग शादी नहीं कर सकती थी। उनके गार्जियन का विल जो रहता था उन्हीं के हिसाब से उनको शादी करना होता। ये लास्ट इनका था कैरेक्टरिस्टिक में, कोई वाला नहीं समझ में आया। इनका जो बुक था वो मिनहाज अल तालिबिन नाम का बुक था इनका, प्राइमरी बुक। ठीक है। इसके ऊपर दो कमेंट्रीज था, इस बुक के ऊपर दो कमेंट्रीज थे। कमेंट्रीज थे निहाजल अल मुतजल और तफात अल मुतजल, ये दो कमेंट्री था। तो ये तीनों बुक जो है वो मेन सोर्स रहे हैं इस स्कूल के। और इस स्कूल के फॉलोअर्स जो है वो रहे हैं इजिप्ट, मलेशिया, कायरो, इंडोनेशिया और कुछ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। हनबली स्कूल। ठीक है। हनबली स्कूल जो स्टैब्लिश किया गया था वो अहमद इबान हनबल के द्वारा स्टैब्लिश किया था। ये बगदाद इराक में रहते थे और ये स्कूल अराउंड 9th सेंचुरी के आसपास डेवलप। ठीक है। ये लोग कुरान को तो सब स्कूल मान रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। दूसरा नंबर पे ये लोग प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन को मानते थे और इतना रिजिड वे में मानते थे कि इन्होंने इज्मा और कयास को नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये लोग सोर्स नहीं हो सकता है मुस्लिमों का। ठीक है। इनके हिसाब से सबसे टॉप पे कुरान, उसके बाद ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद और उसके बाद इज्मा। ठीक है। इज्मा किन का? सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद के जो कंपेनियन रहे थे, यानी शुरू के 4 खलीफा जो थे उन्हीं का इज्मा, बस, और किसी का नहीं। उनके अलावा कोई और इज्मा था उसको ये लोग रिजेक्ट कर दिए, कयास को एकदम रिजेक्ट कर दिए। उसके अलावा ये लोग इतने रिजिड थे कि प्राइवेट कोई जजमेंट है या ह्यूमन रीजनिंग है उसको भी ये लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। ठीक है। ठीक है। ये लोग अब्बू हनीफा के प्रिंसिपल जो था इत्ती हसन, अबू हनीफा बत दिए थे ना इत्ती हसन, उसको भी ये लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए, यानी जस्टिस इक्विटी को भी
ये लोग सोर्स ऑफ लॉ मानने से इनकार कर। एक बुक था मंसूद अल इमाम हनबल, इसमें 80,000 ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है। ठीक है, इस ट्रेडिशंस का उर्दू वर्ड है हदीस। तो 80,000 हदीस जो था उसको ये लोग फॉलो करते। सबसे टॉप पे कुरान, उसके बाद इस बुक में जो 80,000 तरह के ट्रेडिशंस के बारे में लिखा गया है, उन सारे ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करते थे। ये स्कूल सऊदी अरेबिया और कतर में अभी प्रिवेल करता है। हनबली स्कूल, हनबली स्कूल में इतना ही था। अली के बाद इनके जो वंशज लोग थे उनको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही वो हम लोग समझ जाएंगे, वैसे ही हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कब कैसे कैसे स्कूल बटा। ठीक है, 12 इमाम हुए हैं। इमाम होता क्या है? इमाम का लिटरल मीनिंग होता है एक प्रीस्ट में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन रखते हैं, जो प्रीस्ट जो भी हैं उनके, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो रहता है मॉक्स में, वही कहलाएंगे इमाम। ये लिटरल मीनिंग है। लेकिन क्योंकि शिया और सुन्नी कोई रिलीजियस सेक्ट में नहीं बटा था, ये पॉलिटिकल सेक्ट ज्यादा था रिलीजियस से। ठीक है, तो पॉलिटिकल सेंस में इमाम का मतलब होता है सुप्रीम लीडर। सबसे बड़ा लीडर जो है वही इमाम कहलाया। ठीक है, और सुप्रीम लीडर को अरब में बोलते हैं इमाम अल कबीर। ठीक है, ये लोग मानते थे कि नॉमिनेट करो, कौन हेड रहेंगे उनको नॉमिनेट करो। जैसे और वो हेड जो है वो परिवार के बाहर से नहीं होने चाहिए। मतलब अगर दो भाई है तो दोनों में से कौन बनेगा वो हेड करो, कोई और नहीं बन सकता है बाहरी आदमी। क्योंकि ये लोग प्योर ब्लड को लेकर चल रहे थे इनके हिसाब से, इलेक्शन वाले नहीं थे ये, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खून वाले थे, खून का रिश्ता था, उनके थ्रू चल रहे थे। ठीक है, तो इसका डिवीजन समझो कैसे हुआ। अली के बाद अली के दो बेटे हसन और हुसैन। हसन जो थे वो अपना पोजीशन जो था वो अपना क्या किए थे, रिजाइन कर दिए थे, और उसके बाद मौलवी बना था। और मौलवी बने थे और मौलवी के बेटे जो थे वो हुसैन को मार दिए थे। बताए थे ना हम जब बता रहे थे, तो जिनके इनके मरने पे मनाया जाता है वो मुहर्रम। इनके मरने की याद पे बिट्रायल किया गया था, इनको धोखा दे के मारा गया था। इनके बेटे अली असगर, कुछ खास नहीं। अली असगर के दो बेटे, एक मोहम्मद अल बारिक, दूसरा जायदी। ठीक है, यहां पर पहला डिवीजन बटा। ठीक है, सिया में पहला डिवीजन बटा, यहाँ इनके फॉलोअर्स एक डिवीजन में आए, इसको जैदिया स्कूल माना गया। ठीक, उसके बाद और आओ, इसके बाद ये आए मोहम्मद अल बकरार जो थे इनके बेटे, जाफर अल सादिक, इनके भी दो बेटे, एक मूसा अल काजिम, एक इस्मालिया। ठीक है, इस्मालिया। ठीक है, इनके फॉलोअर इस्माइलिया स्कूल में बटे। और लास्ट जो थे, अब इनके बेटे चलते हैं, और लास्ट जो थे वो थे मोहम्मद अल मुंतजार, ये 12वें नंबर पे आ गए। तो इनके हिसाब इनके फॉलोअर कहलाए इतना अंसारिया। 3 सेक्ट में बटा, पहला यहां बटा, ये बना स्कूल जैदिया स्कूल। दूसरा यहां बटा, ये बटा इस्माइलिया स्कूल। और तीसरा एकदम लास्ट में बटा इतना अंसारिया। ठीक है, इनके फॉलोअर कहलाए इतना अंसारिया। तीनों स्कूल के बारे में बताते हैं, लेकिन ये डिवीजन समझ में आया कैसे स्कूल बटा, वहां 3 स्कूल कैसे बटा। सबके सब इमाम थे, और अगर हम काउंट करेंगे तो ये नंबर में 12 इमाम है। ठीक है,
टोटल नंबर इनका कितना होगा, 12 होंगे। तो आपके सिया सेक्ट में 12 इमाम को रिकॉग्नाइज किया गया है। उसमें भी आगे बताते हैं कौन क्या किया। पहले आओ जैदिया स्कूल में। ठीक है, जैदिया स्कूल में ये कौन थे, 5th नंबर के इमाम थे ये। 5th कैसे हुए, सबसे पहले आपके अली बने 1, उसके बाद 2 हसन, 3 हुसैन, 4th अली असगर और 5वां नंबर पे ये बने इनके हिसाब से। तो ये 5th इमाम के बनाए हुए सिख थे। ठीक है, यहाँ पर जो इनके स्कूल के हिसाब से इनके बाद का जो इमाम होना था जैदिया स्कूल में, वो लोग नॉमिनेटेड रहेंगे। लेकिन नॉमिनेट होंगे मतलब दोनों में से अगर मान लो 2 बेटा हो रहा है तो कौन बनेगा, वो नॉमिनेशन किया जाएगा। लेकिन कौन बनेगा, ये नॉमिनेशन जो है वो विद इन द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। मतलब इन्हीं के वंशज में से अगर 2 बेटा है तो उन्हीं में से किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा, ये इनका कहना था। कोई बाहरी आदमी नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब पार्शियल ये लोग नॉमिनेशन का तरीका, इलेक्शन का तरीका भी अपनाए, लेकिन इलेक्शन विद इन द फैमिली नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आया? उसके बाद ये लोग क्या किए कि इनमें इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये लोग मुत्ता मैरिज, जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज जो होता है, एक सर्टेन अमाउंट देके सर्टेन टाइम के लिए वाइफ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो मैरिज को ये लोग वैलिडिटी प्रदान की है। एक सिंगल स्कूल है जहां पर मुत्ता मैरिज अलाउड है। ठीक है, उसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट बुक था तरील उल इस्लाम, ये इनका इंपॉर्टेंट बुक था। और ये सेक्ट जो था वो बाद में जाके अकबरी और उसली में बट गए। ये अभी आपके ईरान, लेबनान, इराक, पाकिस्तान और इंडिया में मिलते हैं शायद ये लोग। इस्माइल जो थे वो 7th नंबर के इमाम थे। ठीक है, और इन्होंने अपना जो स्कूल फॉर्म किया उसको इस्माइलिया स्कूल कहा गया। ठीक है, इस्माइलिया स्कूल को एक और नाम से जाना जाता है, सिबियान, SABIYN, सिबियान स्कूल। इनका एक बुक है दैमुल इस्लाम, ये नाम का इनका बुक है जो इम्पोर्टेंट रखता है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ये लोग मानते थे कि आपके सिया में सिर्फ और सिर्फ 7 ही इमाम है, इनके बाद के इमाम को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं किए। इनका यही कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 7 ही इमाम है और इसके अलावा कोई और इमाम नहीं है। और फाइनली जाके ये लास्ट में 2 पार्ट में बटा, एक खोजा और एक बोरा। ये अभी सेंट्रल एशिया, सीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, सीरिया, इंडिया, पाकिस्तान में इस्माइलिया लोग मिल जाते हैं। ये डिवीजन ये आपके बने 8वें इमाम, उसके बाद ये कंटिन्यू होते रहा, लास्ट में ये 12 नंबर के इमाम बने। 12 नंबर के इमाम जो थे इनके इनको बोला जाता है जैदिया स्कूल। मोहम्मद अल मुंतजार, सॉरी जैदिया नहीं बोला जाता, मोहम्मद अल मुंतजार का जो स्कूल था उसको इतना असारिया स्कूल बोला जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि मोहम्मद अल मुंतजार जो थे ये सिर्फ 5 साल के थे। इनके फादर को कुछ
ऊपर के जो उस टाइम पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उन्होंने इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ठीक, जब इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो ये क्या किए कि अपने फादर को खोजने चलेगा, और ये जो थे गुफा में गए और गुफा में ही ये भुला गए। उनके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला। 12 नंबर के इमाम थे ये। 1873 से 1877 के बीच में, 1873 से 1877 एडी के बीच में गुफा में गए। 5 ही साल के थे, गुफा में गए अपने फादर को खोजने। ठीक, क्योंकि इनके फादर को कुछ जो पोजीशन होल्डर थे उन्होंने उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। उसके बाद ये चल गए अपने फादर को खोजने, और जब भुला गए तो उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला। इनको 12वां नंबर का बना लिया, और क्योंकि इनके बाद कोई और नहीं था तो यहाँ पर जाके ये एक इमाम जो थे 12 नंबर के खत्म हो गए। इनके बाद उनके वंशज का खत्म हो गया, कोई आगे नहीं रहा। लेकिन ये लोग जो है बिलीव करते हैं कि ये जो है मोहम्मद अल मुंतजार वो वापस आएंगे एक दिन। कब आएंगे? द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन ये वापस आएंगे। ठीक, इनके में एक बुक था सुर उल इस्लाम। ठीक है, सुर उल इस्लाम नाम के बुक को ये लोग फॉलो करते थे। ये हेड खुद नहीं रहे थे, इनको हेड मान के स्कूल फॉर्म किया गया। ठीक है, और उसके बाद एक बुक था ये जो ये लोग फॉलो करते थे, सुर उल इस्लाम। और ये लोग बेसिकली यही मानते हैं कि ये जो मोहम्मद अल मुंतजार है वो कयामत के दिन वापस आ जाएंगे। वो अभी गायब हुए हुए हैं। ये लोग जो थे वो लोग पाकिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान में फॉलो करते हैं। कोई बात जो इसमें नहीं समझ में आया? शिया सुन्नी के जितने सेक्ट थे उसके अलावा एक और सेक्ट बटा था, मुत्तजिला सेक्ट। ठीक है, ये लोग सबसे मॉडर्न टाइप के मुस्लिम सेक्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं। 9th सेंचुरी के अराउंड इनका डिवीजन बनता। अल अल्ताह अल गजल, अल्ताह अल गजल, GHAZZAL। ठीक है, इन्होंने मुत्तजिला सेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया, और मामून का रीजन जो चला था, मामून नाम के MAMUN, मामून नाम के राजा का जब टाइम चल रहा था, रीजन चल रहा था, तो उस टाइम में अताह अल गजल जो थे उन्होंने इस सेक्ट का फाउंडेशन किया। किस सेक्ट का? मुत्तजिला सेक्ट का। ये लोग जो थे वो लोग इस्माइलिया शिया से डिवाइड होकर बने थे, और बहुत सारा प्रिंसिपल उनका फॉलो करते थे। लेकिन इनका कुछ खास बात है। पहला, इस सेक्ट में मोनोगैमस प्रैक्टिस किया जाता था, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बेबी होगी, एक से ज्यादा बेबी अलाउ नहीं थी। दूसरा जो इनका एक डिस्टिंग्विश फीचर था, वो लोग डाइवोर्स को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इनके हिसाब से डाइवोर्स जो है वो सिर्फ किसी जज के इंटरफेरेंस के थ्रू ही होना चाहिए। मतलब कोई एक फैसला करने वाला, पुराने टाइम में तो जज रहे नहीं होंगे, जो भी नया फैसला करते हो उनके इंटरफेरेंस के थ्रू ही डाइवोर्स होना चाहिए। डायरेक्ट तलाक 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 बोल दो तो नहीं तलाक। ये मुत्तजिला सेक्ट था, तीसरा सेक्ट, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है ये।